सबको जोहार, नमस्कार, सलाम। आज के इस परिचर्चा में अली अनवर जी से हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत का विषय है कि ये जो अभी सवाल उठा है, पूरे देश में एक राजनीतिक सवाल है और एक सामाजिक सवाल भी है। वह है जातिगत जनगणना का सवाल, जाति के आधार पर जनगणना का सवाल। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे प्रदेशों में इस सवाल को लेकर बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं और इस पर पक्ष और विपक्ष दो खेमे भी बट गए। जो द्विजवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको साफ लगता है कि ये जाति जनगणना उनके अस्तित्व को चुनौती है, लेकिन इस जनगणना से क्या हासिल होगा और इस जनगणना की क्या ऐतिहासिक महत्ता होने जा रही है, इस पर आमतौर पर चर्चा नहीं कम हो रही है। खास तौर पर मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, वहां जरूर इसकी चर्चा है और गंभीर लेख भी लिखे जा रहे हैं कि आमतौर पर हिंदी अखबार और हिंदी चैनलों में इसकी चर्चा नहीं के बराबर है। तो यह एक गंभीर सवाल है और इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में एक और सवाल उठता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर पर मुस्लिम और ईसाई, उनके भीतर ही जाति की जो संरचना है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और जब नकारा नहीं जा सकता है तो क्या इस जनगणना में अल्पसंख्यक जातियों की भी जनगणना होनी चाहिए? यह एक गंभीर सवाल है और इस सवाल पर स्पष्टता देश में नहीं के बराबर दिख रही। हम इन सारे संदर्भों में राज्यसभा के पूर्व सांसद और बिहार के जाने माने पसमंदा आंदोलन के नेता अली अनवर जी से उनका विचार जानने का प्रयास करेंगे और अली अनवर जी विस्तार के साथ अगले 40 मिनट में अपनी बात रखेंगे और बीच बीच में हमारे साथी सवाल करेंगे। 30 मिनट की बातचीत होगी और 10 मिनट दूसरे साथियों की राय उसमें आएगी और या उनके सवाल आएंगे तो उसका जवाब अली अनवर जी देंगे। अली अनवर जी, जोहार, नमस्कार आपको। नमस्कार। पहला सवाल तो ये है कि ये जो जाति जनगणना का सवाल है, इसका जो राजनीतिक संदर्भ है उसको देश किस ढंग से देख रहा है और समझ रहा है, और इस पर राजनीतिक दलों के भीतर और बाहर, खासकर समाज में क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आप अपनी बात रखने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राम शरण जी, योगेंद्र जी, बड़े भाई हेमंत जी, और साथी जो भी बैठे हैं इस परिचर्चा में शामिल हैं, उन सबको मैं जोहार नमस्कार कहता हूं। और खास करके राम शरण बाबू को के लिए बहुत अदब और एहतराम हमारे दिल में है। और इस तरह के मसले पर जो आजकल के लिए बहुत मौजूद है और बहुत चर्चा हो रही है पूरे देश में, इस पर हमको आमंत्रित किया है। मैं आपको बताऊं कि ये पूरे खास करके पूरे देश में और हिंदी प्रदेशों में जहां चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार से ही ये पहल हुई है। और बिहार की मिट्टी में कुछ ऐसा है, इस मामले में जरखेज है कि यहाँ से ये आवाज उठी है। और अच्छी बात है कि बीजेपी तो पहले खुल करके और अभी भी अंदर खाने और कुछ लोग खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं। आज ही सीपी ठाकुर जी का, जो पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, आज उनका बयान आया है कि भाई जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, गरीबी अमीरी देखी जानी चाहिए। तो ये बहुत पुरानी दलील है इसको रोके रखने के लिए। और हम समझते हैं कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी और दूसरे सभी दलों के लिए सीपीआई, सीपीएम, माले, लेफ्ट भी है इसमें और समाजवादी भी हैं, कांग्रेस भी इसमें शामिल हुई है। तो ये अपने तरह की एक माने ये नया और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटिक्स के लिए। पहले कांग्रेस इसके लिए विरोध करती थी, अब भी हो सकता है, अभी तक तो किसी का नहीं आया है कांग्रेस के अंदर से, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर भी इसका विरोध हो। वामपंथी दल के लोग भी पहले इस तरह से इस पर मुखर नहीं होते थे। मैं बताऊं कि मेरा तजुर्बा है कि जब 2011 की पिछली जनगणना होनी थी, तो मैंने उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था और 9 मार्च को मैंने 2009 में इस सवाल को राज्यसभा में उठाया था। उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने इसे साफ मना कर दिया, कहा कि ये संभव नहीं है, ये नहीं कहा। तो उस समय समझिए कि मैं अकेले इस सवाल को उठा रहा था और मेरी आवाज जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज बन करके रह गई। फिर उसके अगले सत्र में लोकसभा के अंदर में ये सवाल मजबूती से उठा और उसमें लालू यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, शरद यादव जी ने और दूसरे भी पिछड़े वर्ग के विभिन्न पार्टियों के नेता भी इसके लिए लोकसभा में मुखर हुए और भाजपा के अंदर एक मजबूत ओबीसी लीडर गोपीनाथ मुंडे साहब, जिनका अब निधन हो चुका है, वो भी बहुत उन्होंने लोकसभा में साथ दिया। तब जाकर के सरकार दबाव में आई, मनमोहन सिंह जी की सरकार, और उसने एक तरह से मान लिया, कहा कि हम पॉजिटिव हैं इस मामले में और हम अपना फैसला लेंगे। तो इससे संकेत गया था उस समय कि नहीं, इस बार जनगणना होगी, मांग होगी, और ये दबाव जो जिस तरह से हुआ था। लेकिन फिर कांग्रेस के अंदर से ही इसमें दाव पेंच शुरू हुआ और बैठकें शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ और उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई और डाइल्यूट किया भी। लेकिन जो भी जनगणना हुई उसको भी आज तक कुछ तो उस समय की यूपीए सरकार ने नहीं किया और बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उसने तो बिल्कुल ही उसको मना कर दिया। तो इनसे तो बिल्कुल ये कट्टर लोग हैं, इस मामले में उम्मीद नहीं है। हर तरह का आंकड़ा छिपाने में ये माहिर हैं। देखा आपने कि बेरोजगारी का आंकड़ा किस तरह से हजम कर गए, उसको मंजरे आम पर नहीं आने दिया। किस तरह से कोरोना से लोग मृत्यु जो हुई, किस तरह से ऑक्सीजन के बिना जो मृत्यु हुई लोगों की, किस तरह से गंगा में जो लाशें बहती पाई गई, वो आंकड़ा भी इन लोगों ने नहीं दिया। यहाँ तक कि जिसका आरती उतार रहे थे और मिलिट्री का बैंड बजवा रहे थे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे, वो डॉक्टर्स जो फ्रंट वॉरियर थे हमारे, और जिनके नाम पर ताली थाली बजाई गई और क्या क्या हुआ, ड्रामाबाजी हुई, उनकी जितने लोग मरे उनके नाम, उनकी संख्या भी उन लोगों ने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया है। उनके एसोसिएशन के जरिए जो संख्या आई है वो हजारों में है। तो इस तरह की चीजें हुई और वो जो लोग मरे हैं तो वो विदेशों के लोग या यहाँ के लोग, हम लोग देखते हैं वो 45 लाख से ऊपर लोग मरे हैं पूरे देश में। लेकिन इनके यहाँ देखा आपने कि पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि कोई भी माने गैस के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी किसी की जान नहीं गई है। तो इस तरह का इनका ट्रेडिशन है। तो इसलिए जाति का जो मसला है, ये जानते हैं कि उनकी चूल्हे
हिला देगा। तो इसलिए ये है, लेकिन अब दबाव भी है। दबाव उनके अंदर से अभी तो मुखर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों की भी बात उस तरह के लोगों से कभी ट्रेन में चलते, कभी इधर उधर मुलाकात होती है, तो वो लोग भी, उनके जो ओबीसी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये जनगणना हो जाए तो बेहतर है। तो हम लोग तो बहुत पहले से, फिर हमने जब उसको डाइल्यूट किया जाने लगा 2011 में, तो 2011 में फिर उस पर हमने सवाल उठाया, लेकिन राज्यसभा में इसको फिर दोबारा भी कोई समर्थन नहीं मिला और सरकार ने टाल मटोल कर दिया। तो इस तरह से अब एक नया प्रोग्रेस ये हुआ है कि नीतीश जी भी पहले से इस मांग को करते रहे हैं, लेकिन बीच में वो खामोश हो गए थे। अभी जिस राजनीतिक कारण से हो, और लेकिन कोई ना कोई कारण तो होता है किसी इस तरह के काम करने के पीछे, लेकिन उसमें न जा करके ये उनका ये काम है और हम चाहेंगे। एक बार उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं कराएंगे तो हम राज्य स्तर पर इसकी गणना कराएंगे। तो हमारा कहना है कि अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो राज्य स्तर पर तो ये सर्वे हुआ, ये तो गणना नहीं हुई। इसके लिए पार्लियामेंट से राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होती है और इसके लिए बजाते पार्लियामेंट का एक्ट है, और जो जनगणना के जो कर्मचारी हैं उसमें एक्सपर्ट हैं। बाकी लोगों को भी लगाया जाता है, लेकिन वो गाइड करते हैं, डाटा को कैलकुलेट करते हैं और तब फिर बजाते वो पार्लियामेंट के टेबल पर ले होता है। 1931 में ये जनगणना हुई थी, उसी के डाटा से काम चल रहा है। फिर 1941 में हुई, लेकिन उसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया, दूसरा विश्व युद्ध, फिर वो आंकड़ा नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो ये सवाल है। एक चीज हम कहेंगे, अभी ये सवाल उठ रहा था कि माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान के लोग, तो उस समय भी हम देख रहे थे जब हम अपनी मसावात की जंग के लिए काम कर रहे थे, हेमंत जी, श्रीकांत जी, ये सब लोग थे। हम लोग एक साथ ही करीब ये काम कर रहे थे, ये सब काम हिंदू समाज और मुस्लिम समाज पर। तो हमने देखा, हम लोग, श्रीकांत जी, हम लोग तीनमूर्ति लाइब्रेरी में गए थे। चूंकि बिहार में जो बाढ़ आई थी उसके चलते यहाँ सर्च लाइट, इंडियन नेशन वगैरह जो अखबार निकलते थे, उनका पुराना ये फाइल नहीं था मौजूद, सब बाढ़ में सड़ गल गया था। तब तक तो आप जानते हैं कि तब तक कोई ये उसका डिजिटलाइजेशन उसका हुआ नहीं था। तो तीनमूर्ति लाइब्रेरी ने कुछ किया हुआ था, तो हम लोग जा करके पढ़े, तो वहां देखा जी, वहां देखा हम लोगों ने कि वहां हिंदू महासभा उस समय जो थी वो इस बात की अपील कर रही थी हिंदुओं से कि जाति की जनगणना होने वाली है 1941 में, तो उसके पहले की ये बात है। तो वो अपील कर रहे थे कि भाई जाति के जनगणना के समय आप लोग सिर्फ हिंदू लिखवाइए, जात मत लिखवाइए। ये हिंदू की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं तोड़ने का, इसलिए हिंदू लिखवाइए। हम पहले हिंदू हैं, तब कोई जात है या बिरादरी है, और सब हिंदू भाई भाई हैं। इस तरह की बात, वरना हम लोग का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो वो ये डर दिखाते रहे थे और इस तरह की अपील और मुहिम चला रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग भी बजाते अपील जारी करके ये अपील कर रही थी कि भाई मुसलमानों को मुस्लिम लिखना चाहिए। अपनी जात बिरादरी बताने से तो मुसलमान तो ऐसे ही माने कमजोर है, और अगर इसमें जात बिरादरी में ये बांट करके हमको, ये हिंदू लोग हम लोगों को और कमजोर करना चाहते हैं। ये प्रचार मुस्लिम लीग कर रही थी, मुस्लिम लीग कर रही थी। लेकिन उस मुसलमानों में भी उस तरह से हमने देखा है। हजारीबाग में के एक साहब थे, उनका एक लेटर टू एडिटर मिला छोटा सा, कि वो बता रहे हैं कि भाई कोई सैयद साहब थे
जो मुस्लिम लीग के बिहार स्टेट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये अपील जारी की थी मुस्लिम लीग की तरफ से। तो उन्होंने उस अपील में अपने नाम के साथ सैयद जोड़ा हुआ था, हमको नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, तो सैयद जोड़ा हुआ था। तो ये कहते हैं कि भाई उदाहरण देने मैंने उपदेश देने से उदाहरण पेश करना, ये देखिए अपनी जात लिख रहे हैं, बता रहे हैं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि अपनी जात मत लिखिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये चाहते हैं कि जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी तादाद नुमाया नहीं हो, मंजरे आम पर नहीं आए, और जो जो 15% लोग हैं वो 85% पर राज करते रहे, ये उनकी मंशा है, और ये बहुत खतरनाक मंशा है। उसी तरह से हिंदू समाज में भी लोग अनेक लोग इस तरह इस अभियान में, इसके विरोध में भी उतरे थे, लेकिन जाति जनगणना हुई, दुर्भाग्य से वो विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, उसकी गणना नहीं आई। तो उसके बाद पहली बार ये गणना होने का ये चांस है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गौर से, सब लोग जो डेलीगेशन में गए हैं बड़ी गौर से सुना है। प्रधानमंत्री जी लोग कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव लगे हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं। उसके बाद भी जैसा कि बताया कि कांग्रेस रिजाइम में भी कई तरह का ताल तिकड़म हुआ उसको डाइल्यूट करने के लिए, और ये इस काम में चीजों को डाइल्यूट करने के लिए, आरक्षण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए के मामलों में, तमाम मामलों में ये तो इसमें महारत हासिल है। तो इसलिए अभी देखना है, वाच करना है कि ये क्या करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग मीटिंगें लेते रहे। अभी हम जहानाबाद में एक बड़ी मीटिंग करके आए हैं पसमानदा समाज की, और उसमें हमने ये कहा है। इस बीच एक और चीज जो दुखद थी, वो घटना सामने आई कि तेजस्वी जी पिछले 30 तारीख को, 30 ये अगस्त है ना, जुलाई को 30 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी एक डेलीगेशन लेकर के, जिसमें कांग्रेस के विधायक दल के नेता, सीपीएम के विधायक दल के नेता, सीपीआई के विधायक दल के नेता, माले के विधायक दल के नेता थे शामिल, और नीतीश कुमार जी से मिले, और उन्होंने एक मेमोरेंडम उनको दिया, जिसकी भाषा देख करके हमको न सिर्फ तरस आई, बल्कि हमको बेहद मुझको अफसोस हुआ कि जो लोग कम से कम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रगतिशील है, अच्छी बात है कि जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें लिखते हैं कि अगर जाति जनगणना नहीं हुई तो अति पिछड़े हिंदू, अति पिछड़े और पिछड़ी हिंदुओं की सही स्थिति का आकलन नहीं हो सकेगा, और उस आधार पर सरकारी योजनाएं नहीं बना सकेगी। हमने कहा कि बुद्धि की बलिहारी है भाई, ये जनगणना तो पूरे माइनॉरिटी को गायब कर दिया। इसमें तो जनगणना होगी तो सबकी जनगणना होगी, इसमें हिंदू की भी, मुस्लिम की भी, सिख की भी, ईसाई की भी, और सभी जातियों की, जितनी तरह की जातियां हैं, सवर्ण भी है, द्विज भी है, उनकी भी जनगणना होगी। तो ये जहां ये सवाल करना चाहिए कि भाई उस जनगणना के कॉलम में जाति की जनगणना हो, उस कॉलम में किसके पास क्या माली हैसियत है, किसके पास कितनी जगह जमीन है, किसके पास कितनी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियां हैं, इन सब चीज को भी जनगणना में शामिल किया जाए, तभी उसको सही स्थिति पैदा होगी। सही स्थिति की आय के स्रोतों पर कौन लोग काबिज हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो सिर्फ जाति जनगणना के साथ ये बात भी होनी चाहिए थी। तो ये ना कह करके तो हमने फौरन कोशिश की, पहले तो कोशिश की कि इन लोगों से बात करके, तो ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो तब जाकर के हमने एक प्रेस रिलीज किया, वो यहाँ के हिंदी और उर्दू अखबारों में वो छपी, और दिल्ली में भी इंडियन एक्सप्रेस ने उसको छापा। तब जाकर के इन लोगों की नींद खुली।
जब अखबारों में छपना शुरू हुआ तब नींद खुली। हमको माले के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य जी ने फोन किया, हमको सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी पांडे जी ने फोन किया और कहा कि नहीं, ये आप बात सही कह रहे हैं, इसमें हिंदू और मुसलमान इस तरह का शब्द नहीं होना चाहिए, ये गलती हुई है। तो से दीपांकर जी ने कहा कि हम आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह करके इस बात को कहेंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा भी, अखबारों ने नहीं छापा, जैसा कि आप जानते हैं कि अखबार इस तरह की चीजों में उनकी कोई दिलचस्पी खास करके हिंदी अखबारों की नहीं है। उन्होंने छापा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, सीपीआई के नेता ने भी कहा कि हम लोग गलती हुई है, हम लोग इसमें तेजस्वी जी से बात करेंगे। पता नहीं उनकी बात हुई कि नहीं हुई। तेजस्वी जी से भी हमने संपर्क करने की शुरू में कोशिश की थी, 2-3 दिन इंतजार भी किया, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर संजय यादव जी से भी बात हुई थी, तो ठीक है देखेंगे, लेकिन 3 दिन इंतजार किया नहीं, तब हमने प्रेस रिलीज किया। तो खैर उसके बाद एक का डेवलपमेंट ये है कि तेजस्वी जी ने एक प्रधानमंत्री जी को एक अपने लेटर हेड पर, बाकी लोगों का उसमें दस्तखत नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी को भेजा और उसका क्रक्स यहाँ के हिंदी अखबारों में हमने देखा है, छपा है। उसमें हिंदू या मुस्लिम इस तरह का कोई शब्द नहीं है, उसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग ये है। तो चलिए थोड़ा संतोष भी हुआ कि चलिए कोर्स को करेक्ट किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये अनजाने में कोई गलती नहीं। दरअसल बात यह है, जिसकी तरफ हमने अपने प्रेस रिलीज में इशारा किया था, बात यह है कि मुस्लिम समाज का जो अपर तबका है, वो हिंदू समाज के सवर्णों की तरह वो भी नहीं चाहता है कि जाति की जनगणना हो। तो ये देखते हैं कि भाई उधर तो ऊंची जात में हमारा समर्थन है नहीं, इधर जो मुस्लिम एज ए होल हमको वोट मिल जाता है, तो ये बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक माने बिखर जाएगा। ये इनको डर है, ये इस डर के पीछे इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने का हम समझते हैं कि अनजाने में नहीं है, ये जानबूझ करके करते हैं। इन ये समझ। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ अनवर जी, 5 मिनट बचा है, अन्य साथी अगर कुछ सवाल आपसे अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप हम इसको यही कंक्लूड कर दें तो बेहतर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छी बात है कि एक पहल उन लोगों ने की है, और हम लोगों को भी अपने तरफ से सभी हिंदू मुस्लिम या सभी लोगों को अपने तरफ से पहल करना होगा, क्योंकि हमारे लोगों में उतनी चेतना, राजनीतिक चेतना नहीं है। इस सवाल को ले जाने के लिए हम लोगों को जगह जगह से ये गोष्ठी करनी पड़ेगी, सभाएं करनी पड़ेंगी, सेमिनार करने पड़ेगी। हमने अपने तय इसकी शुरुआत कर दी है जहानाबाद से। तबीयत थोड़ी हमारी खराब हो गई इसलिए, वरना और कुछ जगह जाते, और इसके लिए हम लोग लिटरेचर भी तैयार करेंगे और जल्द ही हम लोग आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं रामशरण बाबू का, आप सभी साथियों का, फैसल जी का, सभी साथियों का जो इसमें शिरकत किए हैं, और हेमंत जी का बराबर दिशा निर्देश रहता है। और राम शरण बाबू तो हम लोगों के लिए एक तरह से कहिए कि प्रेरणा के स्रोत हैं, उनसे हम लोग इंस्पायर होते रहते हैं, इस उम्र में भी इस तरह से काम करते हैं। तो इसलिए योगेंद्र जी से भी लंबे समय के बाद मुलाकात हुई, तो मैं अपनी बात इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। बहुत ही गंभीर बात आपने रखी है, काफी विचारोत्तेजक, और इस पर उम्मीद है कि आगे बहस होगी।